नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज बात शराबबंदी की। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप शराबबंदी पर देशव्यापी बहस देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी नकली शराब पीने से करीब 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने का दावा किया जा रहा है। एक बयान खूब चर्चा में है, पियोगे तो मरोगे ही। और ये बयान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। मेरा सवाल इससे आगे का है कि पियोगे तो मरोगे ही, लेकिन आप क्या करोगे? सुशासन बाबू जो कि दावा करते हैं बिहार को पटरी पर ले आने का, वो सुशासन बाबू शराबबंदी लागू करने के बावजूद क्यों शराबबंदी पर सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्यों बिहार में साल दर साल जब से शराबबंदी लागू हुई है नकली शराब भी बिक रही है, अवैध शराब भी बिक रही है और आसानी से उपलब्ध शराब भी दिखाई दे रही है। और अब जबकि बीते 3-4 दिनों से ये शराबबंदी की खबर सुर्खियों में है, तो छापेमारी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खेतों में से शराब के टैंक निकल रहे हैं, शराब के बड़े बड़े कनस्तर निकल रहे हैं, जैसे शराब की खेती बिहार में होती हो। रोकेगा कौन? जिन 70 मासूम गरीबों की जान चली गई छपरा में, सिवान में, उसका जिम्मेदार कौन है? किसी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हत्या करने का जुर्म हिंदुस्तान की दंड संहिता के मुताबिक फांसी होती है। क्या नीतीश कुमार, उनकी सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस किसी को भी फांसी के फंदे तक ले जाएगा इन 70 से अधिक लोगों की जान जाने के लिए? हालांकि सरकारी तर्क दिया जा रहा है कि 70 लोग तो मरे नहीं हैं, 35-40 के आसपास का आंकड़ा है। ज्यादातर गरीब गांव वाले ये बता नहीं रहे हैं कि शराब पीने की वजह से उनके परिजनों की या तो हत्या हो गई है, या वो मर गए हैं, या वो बीमार पड़ गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि वो जहां शराब पीने की बात कहेंगे वहां उल्टा उन्हीं पर मुकदमा हो जाएगा कि आपने इलीगल काम किया, अवैध काम किया, शराबबंदी के नियम को तोड़ा है। गरीब करे तो क्या करे? थोड़ा सा इस कहानी के आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी का अगर आप इतिहास देखेंगे, दुनिया भर का ज्यादातर किस्से ऐसे मिलते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं होती है। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए ये हो सकता है कि डिक्लाइन आ जाए आपके शराब बिकने की चीजों में, उसके रेट में, उसकी ग्रोथ कम हो जाए, लेकिन शराब मिलनी बंद नहीं होती है। लोग बाग अवैध तरीके निकाल लेते हैं, गलत तरीके निकाल लेते हैं। जब लीगल या वैध शराब नहीं मिलेगी तो अवैध तरीके से जाली और स्पूरियस शराब मिलेगी। और यही जाली और स्पूरियस शराब जो कि घर बैठ के बनाई जाती है, जिसमें किसी तरह की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसमें कितना अल्कोहल, कितनी स्पिरिट जाएगी ये बनाने वाले को पता नहीं होता है और कंज्यूम करने वाले को पता नहीं होता है, और फिर ये दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। एक बड़े अधिकारी के साथ बात हो रही थी, बिहार में काम करते हैं वो। उनके मुताबिक करीब 50 से 70 हजार करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है इन नकली शराब की, सिर्फ बिहार में 50 से 70 हजार करोड़ की। यानी इसमें बड़ी मात्रा में न सिर्फ अवैध शराब बिक रही है, नकली शराब, जाली शराब बिक रही है, बल्कि साथ ही साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का रूप ये ले चुकी है। बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े वर्दीधारियों से लेकर सफेद पोश लोग तक। और ये इसीलिए पनप रहा है, इसीलिए फल फूल रहा है, क्योंकि इसमें सबको फायदा है। जब भी आप शराबबंदी की खबरें देखते होंगे, सुनते होंगे, तो जो हताहत होता है, जो मारा जाता है, वो गरीब तबके का, झोपड़ी में रहने वाला आदमी होता है। कभी सुना आपने किसी बड़े घर के परिवार के व्यक्ति की मौत हो गई हो शराब पीने से? नहीं होती है। शराब बेचने की वजह से जो छापेमारी होती है, जो लोग पकड़े जाते हैं, वो भले ही बड़े घरों के हों, पर कभी देखा उन पर मुकदमा हुआ, उनको सजा हुई? कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सब छूट जाते हैं, सबकी जमानतें हो जाती हैं, सब मुकदमे वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। तो पिसता है गरीब आदमी, वो आदमी जिसके पास शराब खरीदने का सिर्फ अवैध तरीका ही बचा हुआ है। मैं ये साफ कर दूं, प्रोहिबिशन की जब मैं मुखालफत कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शराब पीने को बढ़ावा देना चाहता हूं, पर शराबबंदी लागू एक सूबे में नहीं हो सकती है।
आपने बिहार में शराबबंदी लागू कर दी, अब आदमी जाकर पड़ोसी राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, नेपाल से, पड़ोसी देश से शराब खरीद के लाता है, शराब पी रहा है। अवैध तरीके से आपके शहर में शराब बन रही है। पटना शहर के आसपास की तस्वीरें आ गई हैं, वहां की झुग्गी बस्तियों में शराब बनाई जा रही है। क्या कर रही है आपकी पुलिस, सुशासन बाबू? क्या कर रहे हैं आपके डीजीपी? क्या कर रहे हैं आपके चीफ सेक्रेटरी? क्या कर रहे हैं आपके होम सेक्रेटरी? क्यों ये पनप पा रहे हैं? क्या ये फेलियर नहीं है आपका? और अगर ये फेलियर नहीं है आपका, तो ये समझाइए कि रोक क्यों नहीं पाते हैं आप लोग? क्यों आपके शहर में, आपके राज्य में शराब मिल जाती है? और मुझे तो यहां तक कहा गया होम डिलीवरी है, दिखती नहीं है लेकिन अवेलेबल हर जगह है। आपको पता होना चाहिए कि किससे संपर्क करना है। तो दो बातें हो गई, अवैध शराब की और जाली शराब की। ये जो मामला है ये जाली शराब का है, स्पूरियस शराब का है। इसीलिए मेरा ये मानना है इस पूरे मामले पर शराबबंदी को अगर सफल करना है तो एक देशव्यापी नीति की जरूरत है कि अगर बिहार में बंद है तो उसके पड़ोसी राज्यों में भी बंद है, देश भर में बंद है, ताकि शराब बने ही ना बनेगी, ना बिकेगी, ना नकली बनेगी, ना नकली बिकेगी। कई ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल मौजूद हैं हमारे पास इतिहास में, जब शराबबंदी लागू की गई और वापस लेना पड़ा। मुझे तो दिल्ली के पड़ोसी हरियाणा के एग्जाम्पल याद है, बंसीलाल ने लागू की थी और उनको वापस करना पड़ा था, असफल हो गई थी। ऐसे बहुत से जगह हैं। आज चर्चा क्यों हो रही है बिहार की? क्योंकि बिहार में घटना घटी है, पर एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कर्नाटक में बिहार से ज्यादा जाने जाती है नकली शराब पीने से, अवैध शराब पीने से। वहां तो शराबबंदी है नहीं। तो ये जो माफिया है शराब का, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक कि कोई राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी एक नीति ना बने जिसमें हर तरह, हर राज्य की पुलिस, हर राज्य का मुख्यमंत्री, हर राज्य की सरकारें इसमें शामिल हो। ये बात हम सबको समझना होगा। इस पूरे कहानी में अब राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार अपने आप को राष्ट्रीय मंच पर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वो ये कह चुके हैं कि अगली बार 2025 में मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव होंगे, यानी उनकी नजर 24 पर है, 24 में बनने वाली दिल्ली की कुर्सी पर है, दिल्ली की सरकार पर है। उनको एक प्लान चाहिए, उनको एक एजेंडा चाहिए जिसके जरिए वो देश भर के मतदाताओं को, वोटरों को बता सके कि वो क्यों देश के नेता बनना चाहते हैं। और उनको वो मुद्दा दिखाई देता है प्रोहिबिशन के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर, कि वो शराब खत्म करने वाले सबसे बड़े देश के नेता हैं महात्मा गांधी के बाद, क्योंकि गांधी ने कहा था कि शराबबंदी देश में होनी चाहिए। नीतीश कुमार को लगता है कि गांधी के इस फॉर्मूले को चलकर वो देश भर में, खासकर महिला वोटरों में अपनी पहचान बना सकते हैं और आज नहीं तो कल स्थापित कर सकते हैं तमाम थर्ड फ्रंट के लोगों के बीच में कि उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। लेकिन एक और राजनीति का पहलू है जो मैं आखिर में आपको समझाना चाहता हूं। आखिरकार बीजेपी को क्या मिल रहा है? जेडीयू और आरजेडी का जो वोटर है बिहार में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, 24 का चुनाव भी है, फिर 25 का विधानसभा चुनाव भी है, नीतीश कुमार को घेरना भी है, तो बीजेपी बार बार इस मुद्दे को इसलिए भुना रही है, इसलिए उठा रही है क्योंकि जो आरजेडी और जेडीयू का जो वोटर है, जो गरीब तबके से आता है, जो गांव में रहता है, जो एमबीसी जिसको कहते हैं, जो कि यादव है, जो कि ओबीसी है, उसको तोड़ना चाहती है। उसको कहती है, समझाती है बीजेपी कि नीतीश कुमार को देखिए कैसा संवेदनहीन बयान दिया कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। इसीलिए कंपनसेशन की बात कर कर, मुआवजे की बात कर कर मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। लेकिन शराब क्योंकि बंदी है, शराब इलीगल है, तो मुआवजा तो मुख्यमंत्री देंगे मुझे लगता नहीं है, अपनी नीति का विरोध कर देंगे अगर वो मुआवजा इन लोगों को दे देंगे। अब इस राजनीति के चलते कुल मिलाकर नुकसान आम जनता का हो रहा है। तो दो बातें आखिर में वाइंड अप करता हूं इस पूरी चर्चा को। प्रोहिबिशन पर देशव्यापी नीति बने तभी यह सफल हो सकता है। प्रोहिबिशन सफल नहीं रहा है, दुनिया भर में एग्जाम्पल मौजूद है, लोगों को वापस लेना पड़ा है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार, अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, शराबबंदी के नाम पर देश भर में एक बड़े राष्ट्रीय हीरो के तौर पर उभरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपने राज्य के लोगों के जो ऊपर घाव हुए हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो जब आप बिहार में नहीं कर पाए तो देश के लोग क्यों आपको अपना नेता मानेंगे? धन्यवाद।